डाउट नट में मिलेगा अब आपके हर सवाल का जवाब। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, ये जेई मेंस का एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में क्या बोल पूछ रहा है ये देखिए। ये हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है और इसमें डाइल्यूट NaOH हम ऐड कर रहे हैं और उसके बाद पूछ रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा। हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। देखिए, अगर अब हम हमारे रिएजेंट और इन सब को देखते हैं तो हमें क्या लग रहा है, जो डाइल्यूट NaOH है ये यहाँ पे बेस का काम करेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी अल्डोल कंडेंसेशन है। अल्डोल कंडेंसेशन में भी ये हमारी इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन है। ठीक है, चलिए अब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो कैसे फॉर्म हुआ। देखिए, ये हमारा कंपाउंड है जो हमें गिवन है, C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है। अब क्या है कि जो NOH नेगेटिव है जो कि हमारा यहाँ पर बेस का काम कर रहा है, वो क्या करेगा, वो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर देखिए, कीटोन के अगर हम इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में कंपेयर करें तो ये वाले जो हाइड्रोजन हैं CH2 ग्रुप के, ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है। तो जो OH नेगेटिव है वो इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन पे। इसके बाद देखिए क्या स्ट्रक्चर बनती है हमारे यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज, ये मिथिल ग्रुप, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड H, ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हमारे कंपाउंड में अब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होगी। तो ये जो एनायन बन चुकी है यहाँ पे, ये एनायन जो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इस कार्बोनिल पर अटैक कर देगी। चले अब हमें यहाँ पे क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जब हमने ऐसे अटैक करवा दिया है तो हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा वो एक रिंग बनेगी। अब हम एक बार इसके लिए नंबरिंग कर लेते हैं कि हमें पता चल जाए हमारे कितने का नंबर ऑफ कार्बन्स की रिंग बनने वाली है। इसको 1 2 3 4 और ये कार्बोनिल जो है वो 5। ओके, हमारी 5 मेंबर्ड की रिंग बनेगी। चलिए हम पहले 5 मेंबर्ड की हमारी रिंग बना लेते हैं। ये हमारी 5 मेंबर्ड की रिंग हो गई। ठीक है, अब देखिए कोई भी नंबर 1 कार्बन, किसी भी कार्बन को आप नंबर 1 पोजीशन पर रख दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू कर देती हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, कार्बन्स की नंबरिंग कर दी। अब हम उनके सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं कि कौन से कार्बन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स था। जब भी आप नंबरिंग करके कभी प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी जो आपके साइड ग्रुप से उनको लगाने में। देखिए, नंबर 1 कार्बन पे हमारा क्या अटैच्ड है, ये कार्बोनिल और विथ मिथिल मिथिल ग्रुप। तो 1 कार्बन पे हमारा क्या बन गया, ये C डबल बॉन्ड O और मिथिल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड और थर्ड कार्बन पे हमारा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। फोर्थ कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फोर्थ कार्बन पे हमने लगा दिया एक मिथाइल ग्रुप। देन फिफ्थ कार्बन पे क्या आ रहा है, C डबल बॉन्ड O, ये शिफ्ट होने के बाद ये यहाँ पे OH ग्रुप बन जाएगा हाइड्रोजन लेने के बाद। तो ये यहाँ पे क्या आ गया हमारा OH। ठीक है, ये जो है हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम इस रिएक्शन का। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ये OH नेगेटिव है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। अगर हम बात करें कि जो ये OH है, वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद वहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, एक तो डबल बॉन्ड 4 और 5 कार्बन के बीच में बने और एक डबल बॉन्ड कार्बन 1 और 5 के बीच में बने। अब कौन से वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा वो देखते हैं। देखिए, अगर 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो वो वाला जो कंपाउंड होगा वो हमारा स्टेबलाइज्ड होगा, क्योंकि उस कंपाउंड में क्या होगी, कॉन्जुगेशन होने वाली है। यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O और ये हमारा कंप्लीट कंपाउंड बन गया। OH वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल चुका है हमारा और ये हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया है। अब देखिए ये डबल बॉन्ड इस कार्बोनिल जो ग्रुप है इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये वाला जो कंपाउंड है हमारा ये सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड कंपाउंड है। अब हम देखते हैं कि इसी टाइप का जो कंपाउंड है वो कौन से ऑप्शन जो है हमारे उनमें बना हुआ है। देखिए, हम हमारे सारे ऑप्शंस को चेक करते हुए चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें ये एक एक्स्ट्रा मिथिल ग्रुप अटैच्ड है। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो हमने हमारा जो आंसर आया है उसी से मैच कर रहा है, मतलब कि इस रिएक्शन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन।
जेई मेंस का एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर किसी को इसके बारे में याद हो तो वो बहुत इजीली कर सकता है, और अगर आपको ना याद हो तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसका क्या आंसर हो सकता है। बट ये बहुत ही एक सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर इज। हमारे ड्रिंकिंग वाटर में कॉपर की मैक्सिमम कितनी कंसंट्रेशन हो सकती है। अगर कंसंट्रेशन उससे ज़्यादा हो जाती है तब भी जो कॉपर है वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाता है। अगर कॉपर की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। और जब टॉक्सिक हो जाएगा तो उसके लिए हमारी लीवर टॉक्सिसिटी या फिर हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से वॉमिटिंग, डायरिया, नौशिया, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। और अगर कॉपर की कंसंट्रेशन लो हो जाती है तब भी डेफिशिएंसी भी हमारे लिए अच्छी नहीं है कॉपर की। उसकी वजह से भी बोन में एबनॉर्मेलिटी, लॉस ऑफ स्किन, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो मतलब ये है कि जो कॉपर है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ना ही ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है 3। जो कॉपर की कंसंट्रेशन है वो 3 होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही ज़्यादा है और ना ही कम है। अगर कॉपर की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, दैट मीन्स अगर 5 कंसंट्रेशन चली जाती है तो वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएगा। और अगर कंसंट्रेशन कम हो जाती है लाइक 0.5 या फिर 0.005, तो वो कॉपर की कंसंट्रेशन कम है तो उसमें बोन एबनॉर्मेलिटी वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 3। ये जेई मेंस का एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका पॉलीमर से। इसमें पूछा गया है कि करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन 6 आपको बताना है। अब यहाँ पर आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो नायलॉन 6 है हम उसको किस चीज़ से प्रिपेयर करते हैं। नायलॉन 6 को हम कैप्रोलैक्टम से प्रिपेयर करते हैं, और कैप्रोलैक्टम की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। देखिए, ये NH, ये आपका कार्बोनिल, ओके, ये आपका क्या हो गया, कैप्रोलैक्टम। जो कैप्रोलैक्टम होता है हम इसको हीट करते हैं 533 केल्विन टेम्परेचर पर इन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये सी कार्बोनिल और NH के बीच का जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ से नायलॉन जो है वो फॉर्म होता है। देखिए कैसे बन के आता है फिर ये C डबल बॉन्ड O CH2, कितनी यूनिट्स हैं CH2 की, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 CH2 एंड देन NH और ये N टाइम्स। तो ये जो हमारा जो फॉर्म हुआ है यहाँ पर, ये जो हमारा कंपाउंड है ये क्या हो गया, नायलॉन 6। अब हमें देखना है कि हमारे जो ये ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इनके लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मैच कर रहा है। देखिए CO CH2 5 NH, हमें ये चीज देखनी है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इसमें नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो CH2 6 और CH2 6 है, 1 और 3 तो ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट ऑप्शन हैं हम उनको देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, NH CH2 5 CO, ये ऑप्शन करेक्ट है, जैसा हमारा ऑप्शन है उसी से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2। चलिए जेई मेंस का ये एक और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ है, बेंजीन रिंग पे CH3 और Cl दो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन को हमने Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट करवाया, द नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हमने वाटर ऐड किया। चलिए हमारी जो पहली रिएक्शन है, मगर इसके रिएजेंट को देखिए Cl2H न्यू, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्लोरीनेशन होगी और वो फ्रीडल क्राफ्ट मैकेनिज्म के थ्रू होगी। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन का जो फ्रीडल क्राफ्ट मैकेनिज्म के थ्रू जो रिएक्शन प्रोसीड कर रही है वो देखते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हमारी रिएक्शन देखते हैं कैसे होगी। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा Cl2 है, जब हम इस पे लाइट डालते हैं तो यहाँ पे 2 रेडिकल्स फॉर्म हो जाते हैं, 2Cl रेडिकल्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सबस्ट्रेट हमें गिवन है Cl विद दिस बेंजीन रिंग एंड यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ओके। देन जो एक Cl रेडिकल है वो इसके साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, एक नया रेडिकल जनरेट हो जाता है। यहाँ पे बनेगा CH2 रेडिकल प्लस HCl। अभी जो ये नया रेडिकल जो बना है, सिंथेसाइज हुआ है, ये वाला जो रेडिकल है, ये हमारे जो Cl का एक रेडिकल जो बचा हुआ है ये उसके साथ रिएक्ट करेगा और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का
वो फॉर्म हो जाएगा। ये क्या है, CH2 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन, और ये बन जाएगा CH2Cl। ठीक है, ये हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। अभी हम देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन है उसमें क्या किया है हमने नेक्स्ट रिएक्शन में, कि हमने इस कंपाउंड में वाटर ऐड किया है। वो जो रिएक्शन है वो SN1 रिएक्शन है। अब हम उस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कि वो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। ये बेंजीन, ये क्लोरीन, और ये है हमारा CH2Cl। देखिए ये जो क्लोरीन है ये बेंजाइलिक क्लोराइड है। ठीक है, ये इस पर अटैच्ड, और हमें पता है कि जो बेंजाइल जो होते हैं वो SN1 रिएक्शन से प्रोसीड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रिएक्शन की जो स्टेबलाइजेशन है, जो कार्बोकैटायन बनेगी इसका इंटरमीडिएट, वो कैसे कार्बोकैटायन होगी, हमारी स्टेबल कार्बोकैटायन होगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये कार्बोकैटायन बनेगी CH2 प्लस, और ये कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, ये हमारा इसका स्लो स्टेप होता है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी यही होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये हमारा वाटर जो यहाँ पे ऐसा न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है, ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस CH2 को डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बाद बेंजीन Cl, और यहाँ पे क्या बनेगा, CH2OH2 पॉजिटिव। अभी नेक्स्ट स्टेप में जो OH2 पॉजिटिव जो बना है वहां से एक वाटर जो है, एक जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है CH2OH ये बन गया। ये हमारे इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। अब देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे कौन से ऑप्शन से मैच करता है। देखिए पैरा पे Cl एंड CH2OH जो फोर्थ ऑप्शन है इस रिएक्शन का वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जेई मेंस का मेमोरी बेस्ड एक और क्वेश्चन है जो कि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि पॉली सब्सटीट्यूशन इज ड्रॉबैक ऑफ विच रिएक्शन। इन 4 रिएक्शंस हमें ऑप्शन में गिवन है, इनमें से पूछा है कि पॉली सब्सटीट्यूशन कौन सी रिएक्शन का ड्रॉबैक है। अगर हम इन चारों रिएक्शंस के बारे में देखें तो देखिए जो हमारी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है इसमें असाइल ग्रुप ऐड होता है। असाइल ग्रुप से मतलब है C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब कुछ इस टाइप का एक असाइल ग्रुप होता है। ये हमारा जो बेंजीन रिंग है आप उस पर ऐड करते हो तो ये जो है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद ही कम कर रहा है तो इस पे ये दूसरा ग्रुप अटैच नहीं होने देगा। तो मतलब इस रिएक्शन में तो पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो कह रहा है कि क्लोरीनेशन ऑन एरोमेटिक रिंग, तो जो क्लोरीन है इसका माइनस आई इफेक्ट होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो हमारी रिंग है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रही है, तो इस पे भी पॉली सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। और हमारा जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो क्या होता है NO2 ग्रुप, और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये हमारी जो बेंजीन रिंग है उसको बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी हद तक डीएक्टिवेट कर देता है, उस पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर भी पॉली सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। हमारा सिर्फ जो एक ऑप्शन बचता है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होती है इसमें क्या होता है कि हमारा जो CH3 ग्रुप जो है ये अटैच होता है, इसका क्या होता है प्लस आई इफेक्ट होता है। तो जब एक एल्काइल ग्रुप हम रिंग पे अटैच कर देते हैं तो ये जो है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको इंक्रीज करता है, रिंग को एक्टिवेट कर देता है फॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो रिएक्शन है इसमें पॉली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ये जेई मेंस का एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन। क्या बेस है ये, एडेनिन। ठीक है, इसमें हमने CH3I डाला, प्रोडक्ट बना। अब हमें देखना है कि हमारे जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है। देखिए सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस को कट करते हुए चलते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। देखिए CH3 आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो CH3 है CH3 पॉजिटिव है, CH3 पॉजिटिव है और I नेगेटिव है। ठीक है, हमारे जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब में जो CH3 है वो नाइट्रोजन पर अटैच हुआ है। मतलब कि CH3 प्लस क्योंकि ऐसा इलेक्ट्रोफाइल हो गया तो नाइट्रोजन पर कब अटैक करेगा, जब नाइट्रोजन पर क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, तभी तो CH3 पॉजिटिव उस पर अटैक कर पाएगा।
अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 नाइट्रोजन और हमें देखना है कि उनमें से कौन से नाइट्रोजन पे जो CH3 है वो अटैक करेगा। देखिए अब जो हमारा NH2 वाला जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में डोनेट कर रहा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो डिक्रीज हो रही है, तो मतलब इस वाले NH2 ग्रुप पे CH3 हमारा अटैक नहीं हो सकता। मतलब कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो तो यहाँ से कट हो गया, इस पे अटैक नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये वाला जो NH ग्रुप है, इसमें क्या होगा कि जो ये NH ग्रुप है ये भी कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पे ये भी अपने लोन पेयर्स के साथ यूं कॉन्जुगेशन शो करेगा। मतलब कि ये जो नाइट्रोजन है इसमें भी CH3 जो है वो अटैक नहीं कर सकता। मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो भी करेक्ट नहीं है। अब हमें क्या देखना है हमारे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में कि कौन से पे नाइट्रोजन अटैक होगा। फर्स्ट ऑप्शन में हमारा कौन सा नाइट्रोजन है, ये वाला, और सेकंड ऑप्शन में जिस नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप इन्होंने अटैच किया है वो है ये वाला। अब इन नाइट्रोजन्स पे देखते हैं कि कौन से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। वैसे तो दोनों नाइट्रोजन्स की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो दोनों ही नाइट्रोजन्स हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट अब हम देखेंगे कि इनमें कौन से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जिसपे हमारा जो CH3+ है वो वो अटैच हो जाएगा। अब हम इस जो कंपाउंड एडेनिन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उससे पता चलेगा हमें कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखिए अब हमने जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई तो हमने देखा कि जो हमारा ये NH2 ग्रुप है ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, इसका +m इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है इसका? +m इफेक्ट। तो +m इफेक्ट से इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने शुरू किए। जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे तो हमने क्या देखा कि जो ये वाला नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज आया, तो इस नाइट्रोजन की यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे CH3 पॉजिटिव अटैक कर सकता है, बट हमने जो ये वाला जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे देखिए आप सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। मतलब कि जो NH2 का जो +m है वो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो सिर्फ जो हमारा ये वाला नाइट्रोजन है इसी पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब जो हमारे दो ऑप्शंस बचे थे फर्स्ट एंड फोर्थ, इसमें से भी हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो फर्स्ट होने वाला है, क्योंकि इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। किस वजह से? NH2 के +m इफेक्ट की वजह से। ओके, और जो ये वाला नाइट्रोजन है इस पे NH2 के +m की इफेक्ट की वजह से कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, तो इस वजह से फोर्थ भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये JEE मीन्स का मेमोरी बेस्ड एक और क्वेश्चन है जो कि ऑर्गेनिक से है। इसमें 2 रिएक्शंस पूछी गई हैं और दोनों ही रिएक्शंस काफ़ी सिंपल और इजी रिएक्शन है। देखिए इस रिएजेंट को जब हमने फर्स्ट जो हमारे रिएजेंट्स गिवन है CH Cl3 और KOH के साथ जब ट्रीट करते हैं, अगर आप इन रिएजेंट्स को ध्यान से देखें तो ये कार्बाइल अमीन जो रिएक्शन होती है उसके रिएजेंट्स हैं। कार्बाइल अमीन रिएक्शन NH2 जो ग्रुप होता है उसके साथ रिएक्ट करता है और साइनाइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइनाइड बन जाता है। और जो सेकंड जो स्टेप है उसमें क्या है? रिडक्शन है। और जब आप यहाँ पे साइनाइड बन चुका है, आइसोसाइनाइड बन जाएगा NC, यहाँ पे साइनाइड है और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। इनकी जब आप रिडक्शन कर दोगे उसके बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा? चलिए पहले हम इस रिएक्शन को मैकेनिज्म वाइज देखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट कार्बाइल अमीन रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म कैसे होता है। जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है हमारी कार्बाइल अमीन रिएक्शन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले जो CHCl3 है, यहाँ पे देखिए CHCl3, ठीक है, और जो यहाँ पे आपको बेस गिवन है OH नेगेटिव, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका ये बेस है OH नेगेटिव, ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये जो क्लोरीन है ये इधर से लीव करके चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए वाटर निकल गया प्लस एक क्लोरीन लीव किया, Cl नेगेटिव प्लस CCl2 डॉट, ये जो है ये हमारे यहाँ पे क्या बन गई? कार्बीन। कार्बीन जो है वो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बन जाती है। इसके बाद देखते हैं कार्बीन इंटरमीडिएट बन चुकी है, उसके बाद जो हमारी रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड करेगी। देखिए ये आपकी बेंजीन रिंग, यहाँ पे आपका साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ये आपका कीटो ग्रुप और यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और ये आपकी कार्बीन। अब अगर हम लोग कार्बीन्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं और जो NH2 है वो क्या करेगी? अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको
डोनेट करेगी इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में। इसके बाद हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये साइनाइड, ये कार्बोनिल, यहाँ पे बन गया NH2 पॉजिटिव, ये CCl2 नेगेटिव। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे NH2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ चुका है। अभी जो NH2 पॉजिटिव है ये अपने एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस H होगा। कैसे? ये NH2 पॉजिटिव एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, वो हाइड्रोजन जो CCl2 नेगेटिव है इससे जाकर अटैच हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है ये देखिए, ये बेंजीन रिंग, ये साइनाइड, ये कार्बोनिल, ओके। यहाँ पे क्या आ गया आपका NH, ये CH और यहाँ पे 2 क्लोरीन, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ पे वो हाइड्रोजन अटैच हो गया। चले अब हम इस रिएक्शन में नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो NH का जो हाइड्रोजन है यहाँ पे बेस आता है OH नेगेटिव, देन अगेन से OH नेगेटिव बेस आता है। वो क्या करेगा, वो इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर यहाँ से एक क्लोरीन जो है वो रिलीज हो जाता है। इसके बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है। देखिए बेंजीन, यहाँ पे साइनाइड, ये कार्बोनिल, ये N डबल बॉन्ड CH और ये उस पे Cl, ठीक है। ये फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या होता है इस स्टेप में, देन अगेन से जो बेस है OH नेगेटिव, वो बेस क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन सेम कार्बन पे इस हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो Cl है ये यहाँ से मूव कर जाएगा। एंड देन जब हमारा फाइनल अब ये जो बनता है कंपाउंड, ये फाइनल कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा, ये CN, ये हमारा कार्बोनिल और ये हमारा बन गया NC, जो कि हमारा क्या है आइसोसाइनाइड। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था वो बन चुका है। अब देखिए जो हमारी सेकंड रिएक्शन है उसमें उन्होंने क्या करना है, सेकेंड पार्ट में हमें रिडक्शन करानी है हाइड्रोजन और प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखिए हम इस कंपाउंड जो हमारा कंपाउंड फॉर्म हो गया यहाँ पे, इसकी रिडक्शन कराते हैं। इस कंपाउंड को एक बार दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है बेंजीन, यहाँ पे आइसोसाइनाइड NC, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप और ये CN ग्रुप, ठीक है। अब हमें क्या करानी है इसकी रिडक्शन। देखिए अब जब हम इसके रिडक्शन कराएंगे तो हमें पहले ये देखना है कि हमारे कौन कौन से कंपाउंड जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे और कहाँ तक रिड्यूस होके किन कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग कार्बोनिल जो ग्रुप है इसकी बात करें तो ये रिड्यूस हो, किस में रिड्यूस होगा, ये अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जो OH ग्रुप है वो अटैच हो जाता है। देन हम बात करते हैं हमारे साइनाइड ग्रुप की। जब हमारा साइनाइड ग्रुप रिड्यूस होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा CH2 NH2, और जब आइसोसाइनाइड ग्रुप रिड्यूस होता है तो क्या बनेगा NHCH3, ठीक है। तो ये जो है कंपाउंड जो बना है अभी, ये हमारा क्या है फाइनल प्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं कि ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे कौन से ऑप्शन से मैच करता है। चले देखिए जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, वही बिल्कुल मैच कर रहा है। कार्बोनिल जो था OH में कन्वर्ट हो गया था, जो यहाँ पे साइनाइड था वो CH2 NH2 में, और जो यहाँ आइसोसाइनाइड था वो NHCH3 में। तो इस रिएक्शन का जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है थर्ड ऑप्शन। ये जेईई मींस का एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, इन कौन से टेस्ट से हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हमें ये देखना है। चले अब हम एक एक टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि जो एक जो टेस्ट हैं ये किन किन चीज़ों के लिए करे जाते हैं। सबसे पहले जो हमारा टेस्ट है वो है बारफोर्ड्स टेस्ट। जो हमारा जो बारफोर्ड टेस्ट है ये किस चीज़ के लिए होता है, ये मोनोसैकेराइड्स के लिए होता है। किस चीज़ को डिटेक्ट करता है, डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो मतलब कि ये तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता, ये तो मोनोसैकेराइड्स के लिए होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को तो कर नहीं सकते, ये दोनों ऑलरेडी मोनोसैकेराइड्स हैं, इनमें तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा ये। चलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट की सॉल्यूशन की, जो कि है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन।
अब देखते हैं कि जो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन है ये किसके लिए होता है। जो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन है ये फॉर एल्डिहाइड्स, ये एल्डिहाइड्स के रिडक्शन के लिए होता है, सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए ही ये टेस्ट देता है, तो हम इनसे भी नहीं पता कर सकते इस चीज़ को, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है बेंडिक्ट सॉल्यूशन। ओके, अगर हम बेंडिक्ट सॉल्यूशन की बात करें तो ये रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए। इससे भी ये चीज़ डिस्टिंग्विश नहीं हो सकती। हमारा जो लास्ट टेस्ट है वो है सेल्वेनॉफ टेस्ट। सेल्वेनॉफ टेस्ट। अब हम ये टेस्ट देखते हैं कि ये जो टेस्ट है ये किन के लिए किया जाता है। ये वाला जो टेस्ट है ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन एल्डोज एंड कीटोज, बिटवीन एल्डोज एंड कीटोज। अब देखिए एल्डोज और कीटोज के बीच में ये डिस्टिंग्विश करता है। अगर हम बात करें कि आप एल्डोज किसको कहते हैं, तो एल्डोज तो वो होते हैं जिनमें CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, वो एल्डोज होता है। कीटोज क्या होता है? जिनमें हमारा CO कार्बोनिल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है वो होता है। तो देखिए जो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक दिया है हमें ग्लूकोज और एक दिया है फ्रक्टोज। अब जो हमारा CHO ग्रुप वाला है वो तो क्या हो गया, ग्लूकोज में हमारा CHO ग्रुप होता है, और कार्बोनिल वाला जो ग्रुप है वो किस में होता है? फ्रक्टोज में। मतलब ये वाला टेस्ट है क्योंकि ये एल्डोज और कीटोज के बीच में ही डिस्टिंग्विश कर रहा है, और ये ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज हैं ये हमारे अलग अलग हैं, एक एल्डोज है और एक कीटोज है। मतलब कि इस टेस्ट से हम इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और जो हमारा सेल्वेनॉफ टेस्ट होता है इसमें ये किस चीज़ से बना होता है, अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें 0.5% रिसोर्सिनॉल होता है इन 3 नॉर्मल HCl। इनका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। इस सॉल्यूशन में हमारा जो भी एल्डिहाइड मतलब जो भी होता है हमारा एल्डोज या कीटोज में से, लाइक ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, वो हम ऐड कर देते हैं। ये ऐड करने के बाद क्या होता है, देखिए जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो जो उसमें हमें एक रेड कलर का सॉल्यूशन ऑब्जर्व होता है। अगर ये वो सॉल्यूशन रेड कलर का हमने जो भी हमारा कंपाउंड था हमने ऐड कर दिया इस सॉल्यूशन में, रिसोर्सिनॉल HCl के सॉल्यूशन में, और अगर हमारा सॉल्यूशन रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये बताता है कि वो कंपाउंड फ्रक्टोज है। और अगर वो कोई कलर चेंज ही नहीं होता, नो चेंज इन कलर, कलर में कोई भी चेंज नहीं आया, तो वो बताता है कि वो क्या है, ग्लूकोज। मतलब कि वो एल्डोज ही है वहां पर कोई ना कोई। तो अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बात करें तो वो ग्लूकोज होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 4 है, सेल्वेनॉफ टेस्ट एल्डोज और कीटोज को डिस्टिंग्विश करने के लिए। चले, जेईई मेंस का एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स विल गिव एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट एज मेजर प्रोडक्ट। मतलब कि हमें 4 एल्कीन्स गिवन है, हमें इनमें से बताना है कि एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट कौन सी एल्कीन हमें देगी। अब हम इसमें देखते हैं पहले कि जो मार्कोनिकोव जो रूल होता है हमारा, जो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए ये हमारी कोई जनरल एल्कीन है, ठीक है, ये हमारी जनरल एल्कीन है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसमें HBr डाल दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या कंपाउंड जो इंटरमीडिएट बनता है वो उस रिएक्शन का ये बनता है, और इंटरमीडिएट हमारी यहाँ पे क्या बन रही है, कार्बोकैटाइन। तो देखिए हमारा, अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मार्कोनिकोव की, मैंने एंटी मार्कोनिकोव की बात नहीं की है। तो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट जो है वो कब बनेगा, जब मेरी कार्बोकैटाइन स्टेबल होगी। अगर कार्बोकैटाइन स्टेबल फॉर्म नहीं होगी तो हमारा मार्कोनिकोव प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो कार्बोकैटाइन स्टेबलाइज होगी तो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट कब बनेगा, वो प्रोडक्ट बनेगा जहां पे कार्बोकैटाइन क्या होनी चाहिए, अनस्टेबल। कार्बोकैटाइन कैसी होनी चाहिए हमारी, अनस्टेबल। अब देखते हैं हम कि जो हमारे 4 प्रोडक्ट्स हैं इनमें से हमारी कौन सी कार्बोकैटाइन अनस्टेबल होगी। देखिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर हम इसकी बात करें तो कार्बोकैटाइन अनस्टेबल होने का मतलब है कि हमारा वो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 4 ग्रुप है, एक है Cl, एक है OCH3, एक
ग्रुप है NH2 और एक है CF3। अगर मैं इन चारों ग्रुप्स में से बात करूं कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो देखिए जो हमारा CH3 ग्रुप है इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी जो कार्बोकैटायन होगी वो क्या हो जाएगी, अनस्टेबल। और जब कार्बोकैटायन अनस्टेबल हो जाएगी तो वो कौन सा रूल फॉलो करेगी, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, तो अब इस चीज़ से हमें क्या पता चल गया कि जो हमारी इस रिएक्शन का जो फाइनल आंसर है वो कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। ये जेईई मेंस का मेमोरी बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है कि इन चार ऑप्शंस में से इनॉल कंटेंट मैक्सिमम किस में होगा। अगर हम इनॉल की बात करें तो ये टोटोमराइजेशन होती है। एक जनरल रिएक्शन से मैं बताती हूँ कि देखिए ये हमारा कोई कंपाउंड है, यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O C R डैश। ठीक है, ये कोई अगर हमारा कीटो कंपाउंड है तो ये इनॉल फॉर्म अपनी कैसे सिंथेसाइज करता है, देखिए क्या बन जाता है, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और ये क्या हो जाता है R डैश। ये जो होती है ये क्या होती है, इनॉल फॉर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे OH अल्कोहल का O और ये एल्कीन का ईन की वजह से हम इसे इनॉल फॉर्म बोलते हैं। तो इनॉल फॉर्म कब बनती है, जब हमारा जो कीटोन है, कीटोन के साइड में कोई CH2 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कि कार्बन होना चाहिए जिसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अगर आप इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये एसिड और बेस कैटालाइज्ड दोनों टाइप से होता है। हमें मैकेनिज्म तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि इनॉल फॉर्म कैसे बनती है। कार्बोनिल ग्रुप जो है उसके पास CH2 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए जिससे वो हाइड्रोजन ले सके। अब हम हमारे चारों ऑप्शंस देखते हैं। देखिए जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, एक कार्बोनिल ग्रुप ये है और एक कार्बोनिल ग्रुप ये है। हमारे पास यहाँ पे दो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं। अब जो ये फर्स्ट कार्बोनिल ग्रुप है ये यहाँ से भी एक हाइड्रोजन ले सकता है और एक हाइड्रोजन CH2 ग्रुप से ले सकता है। ये यहाँ पे दो फॉर्म्स बना सकता है और ये कार्बोनिल ग्रुप भी इधर से भी और ये इस वाले हाइड्रोजन से भी। ये टोटल हमारी चार फॉर्म्स बना सकता है। अगर हम बात करें कि ये कौन से चार फॉर्म्स बना सकता है तो देखिए मैं आपको इसके चारों फॉर्म्स एक बार नीचे बनाकर दिखाती हूँ कि वो कैसे बनेंगी। नंबर 1 इज कि जब ये इस हाइड्रोजन के साथ वो करेगा तो इधर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। सेकेंड फॉर्म जब ये इस हाइड्रोजन को लेता है तो यहाँ पे क्या बनेगा उस टाइम पे CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये हमारी दो फॉर्म्स हो गई। नेक्स्ट हम थर्ड फॉर्म की बात करते हैं। जब जो ये CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, इस CH3 से हाइड्रोजन लेता है तब कैसे फॉर्म बनती है, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH डबल बॉन्ड CH2। एंड द फोर्थ वन इज जब ये कार्बोनिल इस वाले CH से हाइड्रोजन लेता है तब CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड COH। अब देखिए इसमें चार फॉर्म्स बन गई। अब अगर हम हमारे बाकी के जो ऑप्शंस हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन ऑप्शंस में देखें तो देखिए इसी तरीके से हम इनमें भी इनॉल फॉर्म्स बना लेंगे। इनमें देखिए ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इस हाइड्रोजन से और इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन से यही कितनी फॉर्म बनाएगा, टू फॉर्म्स बनाएगा। इस वाले की अगर बात करें तो इधर भी हाइड्रोजन है इधर भी हाइड्रोजन है, ये भी टू फॉर्म्स बनाएगा। अगर इस कार्बोनिल की बात करें तो ये इस हाइड्रोजन से और इस हाइड्रोजन से टू फॉर्म्स बना लेगा। ये जो कार्बोनिल है ये इससे नहीं बना सकता और ये इससे इसी हाइड्रोजन से बना लेगा, तो यहाँ पे भी इस कार्बोनिल की 3 फॉर्म्स बनेंगी। बट जो हमने फर्स्ट ऑप्शन देखा ये कितनी फॉर्म्स बना रहा है, टोटल 4 फॉर्म्स बना रहा है। तो इसने पूछा कि इनॉल जो है वो मैक्सिमम कंटेंट कहाँ से मिलेगा हमें, जो फर्स्ट ऑप्शन है उससे। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं इनके आप इजीली इनॉल फॉर्म्स बना सकते हैं। इनॉल फॉर्म्स कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन में बता दिया है। तो हमारे जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। ये जेईई मेंस का एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है देखिए,
0.027 ग्राम ऑफ फैटी एसिड, मतलब कि यहाँ पे हमें मास गिवन है किसका, फैटी एसिड का, दैट इज 0.027 ग्राम। ठीक है, डिजोल्व किया है 100 ml सॉल्वेंट में और 10 ml सच सॉल्यूशन इज टेकन, और उसका 10 ml सॉल्यूशन लिया और प्लेस कर दिया ओवर राउंड प्लेट, एक राउंड प्लेट पे। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एज ऑफ राउंड प्लेट इज 10 सेंटीमीटर, मतलब कि जो रेडियस है किसका, प्लेट का, वो कितना हो गया हमारा, 10 सेंटीमीटर। नाउ सॉल्वेंट इज इवेपोरेटेड, जो हमने 10 ml सॉल्यूशन प्लेट में रखा था उसमें से हमने सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दिया, एंड ओनली फैटी एसिड इज रिमेन्ड, फैटी एसिड वहां पे बचा हुआ है। जो डेंसिटी है फैटी एसिड की वो कितना है यहाँ पे, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हमें यहाँ पे हाइट ऑफ फैटी एसिड निकालना है, हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ फैटी एसिड। अब देखिए हम फैटी एसिड की हाइट को कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें फैटी एसिड का वॉल्यूम पता चल जाए कितना है और प्लेट का एरिया पता चल जाए तो हम हाइट ऑफ फैटी एसिड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। ओके, तो मास बाय डेंसिटी 0.027 डिवाइडेड बाय 0.9। हम जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड। अभी हम निकालते हैं एरिया ऑफ प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट, क्योंकि जो प्लेट है वो क्या है, राउंड है, तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। और देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो आपके पाई की वैल्यू है वो आपको क्या लेना है, 3 लेना है, और रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिया 3 इंटू में 10 का स्क्वायर, तो एरिया कितना आ गया हमारा, 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी देखिए जो हमारा वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ प्लेट इंटू में हाइट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, तो हमारी वॉल्यूम कितनी है फैटी एसिड की, वॉल्यूम है हमारी 0.03 और एरिया कितना है प्लेट का, दैट वाज 300। तो हमें यहाँ से क्या निकालनी है, हाइट। ठीक है, तो हमारी हाइट कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए हाइट इज इक्वल्स टू 0.03 अपॉन में 300। तो ये हम सोल्व करने पे आएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन इससे मैच करता है। देखिए 10⁻⁻4 सेंटीमीटर जो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन है वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए ये जेईई मेंस का एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि सॉलिड स्टेट से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द रेडियस ऑफ सेंट्रल एटम इज डबल विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर एटम्स देन फाइंड आउट पैकिंग फ्रैक्शन एफिशिएंसी। अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं कि ये क्या बोलता है। ये पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और ये हमसे परसेंटेज पूछ रहा है तो इनटू में 100। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे एटम्स के अगर बात करें तो वो क्या है, स्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ जो एटम है वो हमारी होगी यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, ए क्यूब इंटू में 100। अब हम सबसे पहले यहाँ पे आर की बात करते हैं कि रेडियस क्या है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें पहले ये क्या बोल रहा है, व्हेन रेडियस ऑफ सेंट्रल एटम, जो हमारा ये सेंट्रल एटम है इसका जो रेडियस है इज डबल, वो डबल है विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्नर एटम्स, हमारे कॉर्नर एटम से। अगर हमारे कॉर्नर एटम का रेडियस हम लोग आर मान रहे हैं तो जो सेंट्रल एटम है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2r। ठीक है, तो अभी हम जो हमारा ये डायगनली जो होता है, डायगनली इसका रिलेशन निकालते हैं कि a और r के बीच में क्या रिलेशन होता है। डायगनल जो डिस्टेंस होता है हमारे जो क्यूब होता है उसका होता है √3, तो डायगनल कितना हो गया, √3, a इज इक्वल्स टू, इसमें क्या होगा देखिए, जब डायगनली हम यूँ बात करेंगे तो जो सेंट्रल एटम है वो तो कंप्लीट आएगा। ठीक है, सेंट्रल एटम कंप्लीट आएगा तो मतलब ये कितना होएगा, क्योंकि हम रेडियस की बात कर रहे हैं और ये कंप्लीट आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 2।
ठीक है, तो ये यहाँ पे हम उसका पहले लिखेंगे 2, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, जो हमारे कॉर्नर के एटम्स हैं उनसे डबल है। तो हमने कॉर्नर एटम्स का रेडियस कितना माना है, रुकिए यहाँ पे लिख देते हैं, कॉर्नर एटम्स का रेडियस कितना है हमारा, r है। तो सेंट्रल जो एटम है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, सेंट्रल एटम का रेडियस हो जाएगा यहाँ पे 2r। तो पहले 2 तो किस लिए आया, क्योंकि हमने इस कंप्लीट एटम को कंसिडर किया इसलिए 2, और उसका रेडियस कितना है 2r, ठीक है। प्लस जो हमारे कॉर्नर एटम्स हैं ये कितना आ जाएंगे, उसकी वजह से 2r। क्यों, देखिए एक कॉर्नर एटम का हाफ पार्ट यहाँ पे कंसिडर हो जाएगा, और जो इसका हाफ पार्ट है दूसरा हाफ पार्ट ऊपर कंसिडर हो जाएगा। तो एक रेडियस यहाँ से आता है और एक रेडियस यहाँ से आ रहा है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2r हो गया, ठीक है। अगर अब हम इसको देखें 2 2 4 + 2 6, ये कितना हो गया 6r हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखें यहाँ से a की वैल्यू निकालें अगर, तो हमारा a कितना आ जाएगा यहाँ से 6r/√3, ठीक है। हमने a की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब ये चीज़ हम कहाँ पे, पैकिंग जो एफिशिएंसी है हमारी इसमें पुट करते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला क्या था, देखिए परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी का 4/3 πr³ हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। बट हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो हमारे r है वो डिफरेंट है। सेंट्रल एटम के लिए r जो है वो हमारा 2r है, और कॉर्नर एटम के लिए जो रेडियस है वो r है। तो यहाँ पे हमें 2 बार लिखना पड़ेगा जो हमारे वॉल्यूम जो एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 4/3 πr³ तो हमारे कॉर्नर एटम्स के लिए, प्लस 4/3 पाई 2r³ हमारे सेंट्रल एटम्स की वॉल्यूम ऑक्यूपाई। अब नीचे लिखते हैं हम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, वो क्या होती थी हमारी a³, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी a है, a की अगर हम लोग बात करें, हम इसको थोड़ा सा और सिंपल वे में लिख ले सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/√3r। तो a की वैल्यू क्या हो गई 2/√3r का होल क्यूब, ठीक है। अब हम इस चीज को सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ से 4/3 पाई को आपने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया r³ प्लस 2 की पावर 3 इज 8, तो ये क्या हो गया 8r³, ठीक है। जो हमारा नीचे वाला था ये क्या हो गया यहाँ पे 2 की पावर 3, तो 8 इंटू में 3/√3, ठीक है। सॉरी यहाँ पे r भी आएगा ना आपका, तो ये r³, ओके, ये हो गया। अब देन अगर हम इसको कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये आता है हमारा यहाँ पे 4 पाई इंटू में 9r³, ये जो 3 है ये आपका नीचे आ जाएगा, 3 इंटू में 8 इंटू में 3/√3r³, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए आपका जो r³ है इससे तो r³ कट ही जाएगा, ये 3 से ये 9 कट जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद जो आपका यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आएगी 0.906, ठीक है। बट जो हमारी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं ना, परसेंटेज में ये 100 से भी मल्टीप्लाई होगा हर जगह पे, राइट। तो अब अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ रहा है हमारा 90.6%। तो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई यहाँ पे 90.6%। अब देखिए हमारे ऑप्शंस में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसको, सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा कितना है 90%, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ये जेईई मींस का एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ऑफ मोमेंटम p is equals to lambda then what will be its wavelength for momentum 1.5p। देखिए ये यहाँ पे वेवलेंथ और मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए आप लोगों ने डी ब्रोगली इक्वेशन जो है वो पढ़ी होगी, और डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, और मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है मोमेंटम, मतलब कि h/p, ओके। देखिए जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बोलती है कि देखिए लैम्डा, वेवलेंथ हमारी लैम्डा है तो उस टाइम पे मोमेंटम हमारा क्या है p, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, ओके। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। जो हमारी सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, देन व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी होगी, वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, हम इसको यहाँ पे l' मान रहे हैं, वेवलेंथ फॉर मोमेंटम 1.5p, h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है सेम रहेगा, और मोमेंटम कितना हो गया 1.5p,
ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो चुकी है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि जब वेवलेंथ थी लैम्डा, तो मोमेंटम क्या था p। अब हमारा मोमेंटम गिवन है 1.5 p, हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। अब हम इन इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, सेकंड जो इक्वेशन है हमारी, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय मैं 1 कर देती हूँ। तो मतलब कि जो लैम्डा डैश हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, ये जब हम लिखेंगे तो ये आएगा p बाय 1.5 p, ये इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, लैम्डा डैश। तो ये हमारे p से p कैंसिल हो जाएगा, 1.5 जो है मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2/3। तो ये आ जाएगा मेरा 2/3 लैम्डा। हमने इसको 2/3 इसलिए लिखा क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो सारे इसी फॉर्म में गिवन है। तो हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हम जो 2/3 है, आपको अगर ऐसे नहीं पता चलता 1.5 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप ऑप्शंस में देख लीजिए, जो 2/3 जो है आप उसको 1.5 लिख सकते हैं। तो हमारा इस जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। ये जेईई मेंस का एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए हमारा कोई रिएक्टेंट है, K1 की रेट स्पीड से उसने रिएक्शन की, B प्रोडक्ट बना। देन जो B है वो रिएक्टेंट का काम कर रहा है, देन K2 की स्पीड से रिएक्शन हुई और देन C बन गया। इफ ऑल द रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर, हमारी जो A से B और B से C जो हमारी रिएक्शन है वो सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एंड dB/dt इक्वल्स टू 0, मतलब जो dB/dt 0 है तो हमें B जो है, B की कंसंट्रेशन निकालनी है। देखिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, हम स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन जो है वो लगाएंगे। यहाँ पे स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्या लगाते हैं, जो हमारी रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स होते हैं हम उनके लिए स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने लगाया dB/dt इज इक्वल्स टू, क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे जो स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन है वो कैसे लगेगी, रेट इनटू में जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो। तो यहाँ पे क्या आएगा, K1 इनटू में A। अब प्लस या माइनस का साइन क्या आता है वो हम डिपेंड करता है हमारी B की कंसंट्रेशन पे, क्योंकि जब हमने फर्स्ट K1 रेट के लिए स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाई तो यहाँ पे जो B प्रोडक्ट है वो हमारा फॉर्म हो रहा है, तो ये प्लस साइन में आएगा। देन नेक्स्ट लिखते हैं K2 के रेट के लिए, B के लिए लिखेंगे तो K2 इंटू B। और अगर हम यहाँ पे साइन की बात करें तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे जो B है वो क्या हो रहा है, वो कंज्यूम हो रहा है। B यहाँ पे B क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रही है, B की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो ये यहाँ पे आ गया B, ओके। अब नेगेटिव साइन आ जाता है। देन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आप dB/dt को क्या रख दो, 0। अगर मैं dB/dt को 0 पुट कर देती हूँ तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, K1A माइनस में K2B, ओके। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो K1A इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय K2 इज इक्वल्स टू B। तो हमारी जो B की कंसंट्रेशन है वो क्या आ गई, K1 इंटू में A की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय K2। तो अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो हमने B की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करी है उसका जो आंसर है वो हमारे कौन से ऑप्शन से मिल रहा है, ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर। ये हमारे जेईई मेंस का एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस चैप्टर से। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेनरी कॉन्स्टेंट्स फॉर द गैसेस W, X, Y, Z आर दिस। यहाँ पे हमें हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, KH, इसकी वैल्यूज गिवन है ये सब रेस्पेक्टिवली। देन सिलेक्ट द करेक्ट ग्राफ, हमें अभी इनमें से जो करेक्ट ग्राफ है हमारा वो सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा हेनरी लॉ है वो क्या होता है। हेनरी लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू दी हेनरी कांस्टेंट इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। लेकिन देखिए जब हम एक बार ग्राफ पे अगर नजर डालें तो ग्राफ किसके वर्सेस है, प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। हेनरी लॉ में हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, तो हम इस चीज को कैसे वो कर सकते हैं,
देखिए प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट। यहाँ पे 2 मोल फ्रैक्शंस का सम देखिए, हमें ये बात पता है कि XA प्लस XB इक्वल्स टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल्स टू 1। हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को अगर और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आएगा KH माइनस KH मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, और ये किस चीज़ के इक्वल है? P गैस के। ओके, अब हम इसको y इक्वल्स टू mx प्लस सी वाली जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें लिखते हैं। तो हमारा जो किसके वर्सेस हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है P गैस के, मतलब तो ये तो हमारा हो गया y इक्वल्स टू KH, हमारा यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट C प्लस mx। ओके, अगर जब हम इससे इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो जो हमारे यहाँ पे स्लोप है, स्लोप किसके इक्वल है? माइनस KH के इक्वल। स्लोप किसके इक्वल है? हेनरी कांस्टेंट के नेगेटिव पॉइंट इक्वल। तो मतलब क्या है कि जो हमारा ग्राफ आएगा वो नेगेटिव स्लोप में आएगा, मतलब कि ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप का आना चाहिए, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। नेगेटिव है तो ग्राफ ये आएगा स्ट्रेट लाइन, बट नेगेटिव स्लोप में। अब KH की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है हमारा ऑप्शन। तो देखिए जो हमारी KH की वैल्यू है उनके बेसिस पे अगर हम इसके ऑप्शंस देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो हमारी W जो है, W पे अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 40। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे 2 ऑप्शंस तो इसीलिए कट हो गए क्योंकि हमारे फर्स्ट और थर्ड जो ऑप्शन उनमें क्या दे रखा है कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है, बट हमारा ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है वो हमारी क्या है? नेगेटिव है। अब हमारी XYZ की वैल्यूज को देखते हैं। तो देखिए अब हम एक बार यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, किसकी क्या है? जो W है, X, Y और Z, हमारे यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है। W की जो वैल्यू है वो है 40, X की वैल्यू है 35, Y की वैल्यू है 2 और यहाँ पे जो Z है उसकी वैल्यू है 0.5। तो हाईएस्ट सबसे ऊपर किस लाइन जो है वो कौन से ग्राफ की होनी चाहिए? W की, क्योंकि W जो है उसका वैल्यू क्या है? 40। तो अब इनमें देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, अगर हम लोग सबसे पहले हमारे सेकंड ऑप्शन में बात करें तो यहाँ पे जो सबसे टॉप पे जो लाइन आ रही है वो किसकी आ रही है? Z की, बट Z की वैल्यू तो सबसे कम है 0.5, तो हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। जब हम नेक्स्ट ऑप्शन में बात करें तो यहाँ पे जो टॉप पे लाइन है वो किसकी है? W की, और यहाँ पे जो W की वैल्यू है वो कितनी है? 40। तो मतलब हमारा इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 8 अप्रैल के पेपर पे शिफ्ट 2 में पूछा गया। तो क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्योरीफाइड यूजिंग मॉन्स प्रोसेस। तो मॉन्स प्रोसेस का हमें पता है दूसरा नाम होता है कार्बोनाइल प्रोसेस, इसका दूसरा नाम है कार्बोनाइल प्रोसेस, और ये बेसिकली यूज़ होता है प्योरिफिकेशन ऑफ निकल के लिए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि निकल ही ऐसा इकलौता एलिमेंट है जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रेडिली रिएक्ट करता है, और वो रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इन रिएक्शंस में, मतलब इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं, वो तीनों स्टेप्स देख लेते हैं। पहला होता है जो निकल हमारा ऑक्साइड होता है निकल का, वो हमारी सिनगैस में से जो H2 गैस होती है उससे रिएक्ट करता है 200 डिग्री सेल्सियस पे, और हमें एक इम्प्योर निकल सॉलिड मिलता है, इम्प्योर, और इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, आयरन और कोबाल्ट की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और साथ में हमें H2O गैस मिलता है। और फिर ये जो हमारा निकल इम्प्योर सॉलिड है वो सिन गैस की कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से रिएक्ट करता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, और हमें एक निकल का कॉम्प्लेक्स मिलता है, जिसमें ये तो गैसियस कॉम्प्लेक्स है और इसमें सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो फिर अगर हम इस गैसियस कॉम्प्लेक्स को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, इसको हाई टेम्परेचर यानी कि 220 टू 250 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, तो हमें प्योर निकल सॉलिड मिल जाता है। ये है मॉन्स प्रोसेस, जो यूज़ होता है बेसिकली प्योरिफिकेशन ऑफ निकल के लिए। तो ये जेईई मेंस का 8 अप्रैल को क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट 2 में। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछा गया है कि हमें परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालनी है 11.2 वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो पहले ये देखते हैं 11.2 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या होता है। तो H2O2 जब डिकम्पोज होता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल देता है और ऑक्सीजन गैस देता है। ठीक है,
तो हमें पता है कि 2 मोल्स ऑफ इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ H2O2 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस दे रहा है, यानी कि 68 ग्राम्स ऑफ H2O2 हमें 22.4 लीटर्स ऑफ O2 दे रहा है STP पे। ठीक है, तो 11.2 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब है कि 1 लीटर ऑफ H2O2 हमें 11.2 लीटर्स ऑफ O2 देगा। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। ठीक है, तो बेसिकली हमें अब निकालनी है परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है ग्राम्स इन 100 ml। जो भी जिस चीज़ की भी निकालनी है उसका ग्राम्स 100 ml में वो होता है परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो बेसिकली हमें निकालने हैं कितने ग्राम्स ऑफ H2O2। हमें जो डेटा हमें मिला हुआ है इस वाले डेटा से हमें निकालना है कितने ग्राम्स हैं हमारे पास, और वॉल्यूम हमें पता है 100 ml है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें पहले से ही पता है कि 68 ग्राम्स ऑफ H2O2 से हमें 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो अगर हम यूनिटरी मेथड लगाएं तो हम कह सकते हैं कि 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन से हमें 68 ग्राम्स ऑफ H2O2 है। तो 11.2 लीटर से कितना ग्राम्स होगा, 11.2 लीटर से हमें मिलेगा 34 ग्राम्स। ठीक है, तो इतना ग्राम्स ऑफ H2O2 हमें मिल गया। इतना ग्राम्स कितने में है, 1 लीटर ऑफ H2O2 में है। ठीक है, और 1000 ml में कितना होगा, 1 लीटर यानी कि 1000 ml में हमारा है 34 ग्राम्स। 100 ml में कितना होगा, 34 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 3.4 ग्राम्स। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, कितने ग्राम्स हैं 100 ml में, 3.4 ग्राम्स, जो कि हमारी परसेंटेज स्ट्रेंथ है। तो हमारा आंसर हुआ परसेंटेज स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 3.4। तो ये जेईई मेंस के 8 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसमें शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन पूछा गया है इनऑर्गेनिक से, जो कि है कि विच स्पीशीज इज डायामैग्नेटिक एंड हैव शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो डायामैग्नेटिक का मतलब होता है कि उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। पैरामैग्नेटिक होता है कि उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। और शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ के लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी लेंथ बॉन्ड की छोटी होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हर एनायन की या एटम की जो भी है मॉलिक्यूल की लिखी हुई है। तो हम बस इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। तो सिग्मा 1 इसमें 2, सिग्मा 1 स्टार में 2, इसमें 2, इसमें 2, और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 14 है। तो इसमें भी हुंज रूल और ऑफ प्रिंसिपल फॉलो करके ही इस पाई 2px में 2, पाई 2py में 2 और सिग्मा 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इस केस में जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, 4, 6, 8 और 10, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 और 4। तो 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। और क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखिए सारे पेयर्ड हैं, तो ये हुआ डायामैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा N2 माइनस 2। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2। यहाँ पर भी अफवा और हंस रूल हमने फॉलो करा है, सिग्मा 2pz। ठीक है, और यहाँ पर पाई, क्योंकि बस 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है। तो पाई स्टार 2px 1 में और पाई स्टार 2py
इसमें। तो देखिए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमारा हुआ पैरामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे 10 है, एंटी बॉन्डिंग में हमारे 6 है, तो डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इस केस में 2। नेक्स्ट में O2 माइनस 2 की कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, और यहाँ पर हम हंस रूल और अफवा प्रिंसिपल फॉलो करते करते बाकी के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी फिलअप कर देते हैं। ठीक है, तो हम इस केस में बॉन्ड ऑर्डर जब हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हैं वो हैं 10 और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हैं 8, तो डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। और सारे बॉन्ड्स क्योंकि यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि यहाँ पर पेयर्ड है, तो ये हमारा हुआ डायमैग्नेटिक। अब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 16, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और यहाँ पर एक एक, तो क्योंकि एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये हुआ हमारा पैरामैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर निकाल देते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हुआ 2। ठीक है, और हमें पता है बॉन्ड लेंथ जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि विच ऑफ स्पीशीज इज डायमैग्नेटिक, कौन सी स्पीशीज इनमें से डायमैग्नेटिक है और शॉर्टेस्ट बॉन्ड है। शॉर्टेस्ट बॉन्ड तो वो वाला होगा जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है और यही डायमैग्नेटिक स्पीशीज़ है। तो हमारा आंसर हो गया C2 2-। तो ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से शिफ्ट 2 में पूछा गया था, जो कि है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन आयनिक एंड कैटायनिक पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो ये है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है और इसका एक एनायनिक पार्ट है एनायनिक पार्ट है इसका FeCN6 4- और इसका कैटायनिक पार्ट है CN नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके लिगेंड्स, तो FeH2O6, ये इसका कैटायनिक पार्ट है 2+। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि इस कॉम्प्लेक्स का स्पिनोली मैग्नेटिक मोमेंट क्या है और इस कॉम्प्लेक्स का स्पिनोली मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, तो देखते हैं। FeCN6 4- में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d6। अब क्योंकि जो Cn- लिगेंड्स है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो ये पेयरिंग करवाएंगे तो हमारे T2G में सारे इलेक्ट्रॉन्स T2G में ही रह जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इस केस में 0। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए, तो हमारा जो म्यू होता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है n × n+2, जहाँ n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो म्यू भी हमारा यहाँ पर 0 हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस केस में देख लेते हैं। इस केस में जो हमारा Fe है वो भी इस केस में भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी 3d6 है। पर यहाँ पर जो ये लिगेंड्स हैं H2O, ये वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, तो हमारी पेयरिंग नहीं होगी। तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स, फिर हमने EG में भेजे 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक वापस से T2G में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 6 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n की वैल्यू कितनी है 4, तो इसलिए म्यू की वैल्यू हो जाएगी 4 × 4 + 2 यानी कि √24।
√24 म्यू की वैल्यू हो जाएगी विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.9 बोहर मैग्नेटॉन, जो कि डाइपोल मोमेंट का हमारा यूनिट्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि जो हमारा एनायनिक पार्ट है यानी कि उसका हमारा म्यू है 0 और इसके लिए हमारा म्यू की वैल्यू है 4.9 बोहर मैग्नेटॉन। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को एक्सपेक्ट किया जाता है आप लोगों से कि आपको ये याद हो। तो ये क्वेश्चन है कि विच कॉम्प्लेक्स, इन चारों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली सिस्प्लैटिन है उस कॉम्प्लेक्स का नाम जो कि यूज़ किया जाता है, वो है ये वाला सिस्प्लैटिन। ऐसी इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है, 2 क्लोरीन एटम्स सिस पे हैं और 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स सिस पे रहते हैं। तो ये है सिस्प्लैटिन जो कि हमारा कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ये क्वेश्चन 8 अप्रैल को जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम शिफ्ट 2 में हुआ था उसमें पूछा गया है। बहुत ही सिंपल मूल कंसेप्ट से क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज आपकी टेस्ट करता है। क्वेश्चन कहता है कि हमें मोल परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है CH4 में। तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ जो हमारा मीथेन है उसमें कार्बन के कितने मोल्स हैं 1 और कितने हाइड्रोजन हैं 4। ठीक है, तो परसेंटेज कार्बन कितना होगा NC/NC + NH। तो NC हमारा क्या है 1 / 5 × 100 हम कर लेते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, तो वैल्यू आ गई 20%। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो 20 मोल % ऑफ कार्बन आटम है CH4 में। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में 8 अप्रैल को शिफ्ट 2 में पूछा गया है और क्वेश्चन बेस्ड है बेसिकली हमारे फिजान्स रूल पे, जो बताता है कि कौन सा कंपाउंड में कितना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है और कितना नहीं। बेसिकली रिलेटिव टर्म्स में बताता है कि ये वाला कंपाउंड ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है इसमें विद रिस्पेक्ट टू द अदर कंपाउंड। ठीक है, तो अब उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवलेंट इन नेचर। तो ये क्या है हमें पता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मेटल्स हैं। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो हमें पता है कि हम जैसे जैसे नीचे जाते रहते हैं वैसे वैसे साइज़ हमारा बढ़ता रहता है। तो जैसे जैसे हमारा साइज़ बढ़ता रहता है वैसे वैसे पोलराइज करने की, ये जो हैलाइड आयंस हैं, ये क्या है हैलाइड आयंस हैं, इनको पोलराइज करने की एबिलिटी कम होती रहती है। तो बेसिकली हमारा चार्ज हमारा बेसिकली ज़्यादा होना चाहिए, हमारा जो कैटायन है इन पे चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और जो रेडियस है इसका वो छोटा होना चाहिए। तो चार्ज बाय रेडियस रेशियो जो है वो डिटरमाइन करता है कि कितना कौन सा हैलाइड या कंपाउंड कोवलेंट होगा। तो क्योंकि बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है और सारे कैटायंस में चार्ज सेम है, तो हमारा सबसे कोवलेंट कंपाउंड है BeX2। तो ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन 8 अप्रैल को शिफ्ट 2 में पूछा गया है, जिसमें हमें बताना है कि इन चारों में से कौन से कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। ये वाला फर्स्ट कंपाउंड हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये ब्रोमीन एटम है। ब्रोमीन एटम के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। तो आप 7 इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन एटम के पास बना दीजिए सबसे पहले। अब क्योंकि इस कंपाउंड में एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को एक्स्ट्रा दे देते हैं। अब ब्रोमीन के अराउंड 2 फ्लोरीन एटम्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के साथ शेयर कर दिया इस ब्रोमीन ने और एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के साथ शेयर कर दिया। अब नंबर ऑफ लोन पेयर्स काउंट कीजिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो इस ब्रोमीन के पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं 3। तो इस ब्रोमीन के अराउंड नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए 1 2 3 4 और 5। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स इस ब्रोमीन के अराउंड हो गए 5 और हमें पता है 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3d।
तो इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। इसी मेथड से अगर हम ICl4 माइनस की हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो वो आती है sp3d2 और ICl2 माइनस की होती है sp3d और IF7 की होती है sp3d3। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कौन से कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी, तो हमारा आंसर है ICl4 माइनस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें ये रिएक्शन दे रखा है जिसमें Fe2 प्लस तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, Fe3 प्लस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और Ag प्लस का Ag में रिडक्शन हो रहा है। तो उन्होंने बेसिकली E0 सेल पूछा है इस रिएक्शन का। तो हमें पता है जो E0 सेल और उन्होंने ये वैल्यूज़ भी दे रखी है कि Ag प्लस से अगर Ag बने, जो बेसिकली हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हमें दे रखे हैं। तो अब हमें पता है कि जो E0 वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम इसके E0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन सब की डेल्टा G0 वैल्यूज़, अब डेल्टा G0 वैल्यूज़ हमारी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम डेल्टा G0 वैल्यूज़ से हम E0 सेल निकालेंगे और हमें पता है डेल्टा G0 और E0 में जो हमारा रिलेशन होता है वो होता है डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0। ठीक है, तो Ag प्लस से Ag के लिए मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो देखिए डेल्टा G0 1 हुआ माइनस Fx, डेल्टा G0 2 हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है तो -2Fy, और डेल्टा G0 जो हमारा 3 है वो हुआ -3Fz। ये तीन हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, सॉरी ये तीन हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हमें निकालना है, अब हम लिख लेते हैं इन इक्वेशंस को ऐसे, Fe2 प्लस हमें रिएक्टेंट्स के साइड चाहिए और Fe3 प्लस हमें प्रोडक्ट्स की साइड चाहिए। तो Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स Fe देगा और Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स Fe देंगे। ठीक है, तो अगर हम इन इक्वेशंस को उल्टा कर दें, इन इक्वेशंस को मतलब इस इक्वेशन को मैं इसमें से माइनस कर दूं तो क्या होगा, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Fe, वो क्या देगा Fe प्लस Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये इससे कट जाएगा और हमारे पास जो नेट इक्वेशन आएगी वो आएगी Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक फालतू हमारे पास यहाँ पे। तो ये हमारी होगी इक्वेशन, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम डेल्टा G0 वैल्यूज़ को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा -2Fy प्लस 3Fz। इसका क्या था -2Fy और इसका क्या था -3Fz, तो इसका नेट वैल्यू हो जाएगी -2Fy प्लस 3Fz। और इस इक्वेशन के साथ, इस वाली इक्वेशन के साथ अगर मैं Ag प्लस से Ag वाली रिएक्शन ऐड कर दूं, Ag प्लस 2 Ag, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो हमारी जो नेट इक्वेशन होगी वो हमारी यही वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी, है ना। तो Ag प्लस के लिए कौन सा है, -Fx, Ag प्लस के लिए है -Fx। तो टोटल डेल्टा G0 हो जाएगा, जो हमारा टोटल है वो होगा -2Fy प्लस 3Fz और -Fx। अब ये टोटल होगा इस वाले सेल के बराबर, इस वाले सेल के लिए बराबर, और इस वाले सेल के लिए क्या है, चेंज, नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो NF E0 सेल, तो n की वैल्यू यहाँ, इस n की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया F E0 सेल, F
ई नॉट सेल। तो F यहाँ से हम कॉमन ले तो आ जाएगा -2y प्लस z माइनस x इज इक्वल टू F ई नॉट सेल। F कैंसिल, सॉरी, तो हमारी ई नॉट सेल की फाइनल वैल्यू आ गई, सॉरी यहाँ माइनस का साइन भी था, एक यहाँ भी एक माइनस का साइन था, तो हमारी फाइनल वैल्यू आ गई x प्लस 2y माइनस z, जो कि है हमारा आंसर फॉर ई नॉट सेल। तो जेईई मेंस में 8 अप्रैल को शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है और इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो जैसे ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो मेटल का लैटिस होता है उनके बीच में जो स्पेस होती है वहाँ कहीं कोई और छोटे एटम्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन ट्रैप हो जाते हैं, तो उस पूरे कंपाउंड को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये हमारा मेटल एटम है, ये जो बड़े स्फीयर्स हैं ब्लैक कलर के, ये मेटल एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो ब्लैंक छोटे स्फीयर्स हैं ये इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी है। जैसे कोई भी छोटा एटम हो सकता है जो बेसिकली इन एटम्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ आ सके, फिट हो सके, तो ये हो गई हमारी इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। ये होते हैं हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की हाई मेटल कंडक्टिविटी होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो हार्ड भी होते हैं। पर तो जो हमारे पास ऑप्शन बचा वो है वेरी रिएक्टिव। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स रिएक्टिव नहीं होते, इनफैक्ट वो बहुत इनर्ट होते हैं। तो इस केस में हमारा आंसर हुआ फर्स्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में हमें आईयूपैक सिंबल बताना है एटॉमिक उस एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर 119 है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट है। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर है सी, और इस एलिमेंट का नाम है उनएनियम, UNUNENIUME, और जिसका सिंबल है UUE। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। शिफ्ट 2 के पेपर में एक और क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से आया है जिसमें हमें बेसिकली इन दो कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो पहले हम ICl4- का स्ट्रक्चर देखते हैं। ICl4- का आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। तो हम पहले 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। उसके बाद एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अब इसके अराउंड 4 क्लोरीन एटम्स हैं, तो आप 4 क्लोरीन एटम्स बना दीजिए इसके अराउंड। और हमारे पास कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स बच गए? 1 और 2। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इसके अराउंड हैं 1 2 3 4 5 6। 6 इसके अराउंड टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है फिर sp3d2। sp3d2 के लिए हमारे पास ICl4- का स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे होता है। ICl, जो हमारे चारों क्लोरीन एटम्स हैं वो एक प्लेन में होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होती है बेसिकली इसका स्ट्रक्चर, और जो हमारे दोनों लोन पेयर्स हैं वो ऐसे रहते हैं एक्सियल पोजीशन पर। ठीक है, तो हमारा ICl4- का स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनर। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन ही हमें बताता है कि ICl4- का स्ट्रक्चर हमारा स्क्वायर प्लेनर है। तो अब हमारे पास कन्फ्यूजन बच जाती है इन दो ऑप्शंस में। तो अब हम उसके लिए भी ICl5 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो ICl5 में हमारे पास आयोडीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, 5 क्लोरीन एटम्स। अब जोड़ दीजिए तो हमारे पास कितना बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर फालतू बच गया। ठीक है, तो इसी शेप में
अगर मैं एक लोन पेयर को हटा के एक क्लोरीन एटम और जोड़ दूं तो ये बन जाता है हमारा ICl5 का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो ICl5 का हुआ वो स्क्वायर, ये देखिए ये स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड सा बना हुआ है, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो ये थर्मोडायनामिक का क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें हमें डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन पीवी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें गिवन क्या क्या है, हमें दिया है कि एक आइडियल गैस है जिसके 5 मोल्स हैं और उसको हीट किया है 100 केल्विन से 200 केल्विन तक। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और हमें पता है कि डेल्टा यू होता है NCVM डेल्टा टी। यहाँ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दी है, इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू n यहाँ इस फॉर्मूला में आएगा। तो n की वैल्यू हमें दे रखी है 5 मोल्स इंटू CVM की वैल्यू है 28 जूल्स मोल केल्विन। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना होता है थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में। और हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है 100 केल्विन का। चेंज इन टेम्परेचर कितने का, 100 केल्विन का। तो इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो केल्विन से केल्विन जाएगा, मोल से मोल जाएगा और हमारी यूनिट्स आएंगे सिर्फ जूल्स की, जो कि चेंज इन एनर्जी की ऑब्वियस यूनिट्स होने चाहिए। तो ये इसका आंसर आ जाता है 14 किलो जूल्स। ठीक है, अब निकालते हैं डेल्टा पीवी की वैल्यू। डेल्टा पीवी, अब हमें पता है पीवी क्या होता है, एनआरटी के बराबर। तो चेंज इन पीवी क्या होगा, एन और आर तो कांस्टेंट है, तो चेंज इन टेम्परेचर के बराबर। तो डेल्टा पीवी हो गया एन आर डेल्टा टी। एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 5 मोल्स, सॉरी एन की वैल्यू हमें दे रखी है 5 मोल्स इंटू आर की वैल्यू दे रखी है हमें 8 जूल पर मोल पर केल्विन इंटू डेल्टा टी हो गया 100 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन, मोल से मोल कटा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 4 किलो जूल्स। तो हमारा आंसर है डेल्टा यू की वैल्यू है हमारी 14 किलो जूल्स और डेल्टा पीवी की वैल्यू है हमारी 4 किलो जूल्स। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है जिसमें हमें 3 इक्विलिब्रियम दे रखे हैं और हमें इस वाले इक्विलिब्रियम के लिए हमें के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालनी है। तो इस वाले इक्विलिब्रियम के लिए जिसके लिए हमें निकालनी है, उसके लिए जो एक्सप्रेशन होगा के इक्विलिब्रियम का वो होगा SO3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 का स्क्वायर। ठीक है, इस वाले इक्विलिब्रियम के लिए जो फर्स्ट वाला इक्विलिब्रियम है उसके लिए जो K1 मान लेते हैं उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका एक्सप्रेशन है SO2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर, तो क्योंकि ये सॉलिड है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो वो हमारे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में नहीं आता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम इस वाली इक्वेशन के लिए, सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए, इस वाली इक्वेशन के लिए K2 लिखें तो उसका एक्सप्रेशन होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 का क्यूब। अब देखिए, हमें अगर ये इक्वेशन लानी है तो हमारा SO3 का स्क्वायर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर इस केस में SO3 का स्क्वायर ऊपर है, एक O2 नीचे आना चाहिए और नीचे SO2 का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली इस K1 का ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको स्क्वायर करना होगा, इस पूरे को स्क्वायर करना होगा, यानी कि K1 स्क्वायर कर देंगे तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे। और इसको अगर हम K2 को K1 स्क्वायर से डिवाइड कर दें, K2 डिवाइडेड बाय K1 स्क्वायर, तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। हमारे पास वैल्यू आएगी K2 क्या है, SO3 का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि SO3 का स्क्वायर हमें ऊपर चाहिए, तो K2 ऑब्वियसली न्यूमरेटर में आएगा। तो SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय O2 का क्यूब डिवाइडेड बाय SO2 का स्क्वायर, और ये O2 का जो स्क्वायर है वो वापस ऊपर आ जाएगा। तो
हमारा कैंसिल क्या होगा, इस वाले O2 क्यूब से O2 स्क्वायर और ये वाला O2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक O2 बचेगा यहाँ पर, और SO3 स्क्वायर और नीचे SO2 स्क्वायर, जो कि हमारा एक्सप्रेशन है जो हमें चाहिए था। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अब इन वैल्यूज़ को डाल दीजिए इस वाले एक्सप्रेशन में, तो होगा K इक्विलिब्रियम फाइनल क्या होगा, K2 डिवाइडेड बाय K1 का स्क्वायर, यानी कि K2 कितना है 10 रेज़ टू पावर 129 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 104, तो जो कि वैल्यू होगी 10 रेज़ टू पावर 25। तो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो हमें मिली है वो है 10 रेज़ टू पावर 25। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें।